की बात अगर करें बेटा, कल की अगर बात करूं मैं, तो यहां पर हमने कल आपको बताया था, एक चित्र ऐसा बनाया था हमने, याद करो, हमने एक चित्र ऐसा बनाया था, इसमें हमने आपको दिखाया था कि इसका टेम्परेचर वगैरह अगर नियत रखें, दाब जो है परिवर्तित हो रहा है, आयतन परिवर्तित हो रहा है, खास करके एक पिस्टन है, पिस्टन पर क्या कर रहे थे बेटा, हम बल लगा रहे थे, और ये पिस्टन को जब अंदर लेके आए तो इसका आयतन V1 से बदलकर V2 हो गया था, जो कि V1 ग्रेटर देन था V2, V2 कम हो गया था, तापमान बदल गया था, ठीक है, सॉरी दाब बदल गया था, तापमान की बात नहीं कर रहे हैं, दाब बदल गया था। तो हमने देखा कि जब काम किया जा रहा है गैस, इस पर गैस पे काम किया जा रहा है, तो ये काम जो होता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आयतन देखो तो क्या हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है, मतलब आयतन में कमी आ रही है। क्या हो रहा है, आयतन में कमी हो रही है बेटा, आयतन में कमी हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा V की बात करें अगर, तो ये हो रहा है V2 माइनस V1, जो कि आएगा ऋणात्मक। इस वजह से जो काम आता है आपका किया गया कार्य W जो आता है, ये आ जाता है, आपने देखा क्या आ जाता है बेटा, P और dV, या इसको dW लिख दो, PdV। तो PdV जो आया था, dV का मान यहां पर ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है, dV का मान ऋणात्मक आ रहा है। अगर इसी को वैसे लिखना है, कुल कार्य कितना करे, तो हमने कुल कार्य देखा था, ये आ जाता है माइनस के साथ यहां पर, और कार्य कहां से कहां तक किया जा रहा है बेटा, कार्य किया जा रहा है V1 से V2 तक परिवर्तन हो रहा है, कौन सा, PdV, ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। अब अगर इसको मैं बोल दूं कि गैस ने काम किया, गैस इसको धक्का मार के पीछे ले जा रही है, ठीक है, इस तरफ कार्य हो रहा है, मतलब कि अब फिर से V2 से V1 हो रहा है, मतलब आयतन बढ़ रहा है, मतलब आयतन में परिवर्तन दूसरी बार जो हम देख रहे हैं, तो दूसरी बार आयतन में परिवर्तन धनात्मक है, मतलब डेल्टा V की बात करें तो डेल्टा V कितना हो रहा है बेटा, V2 से V1 हो रहा है, मतलब V1 बड़ा है, मतलब V1 माइनस V2 हो रहा है, मतलब आ गया धनात्मक, धनात्मक आ गया तो W बराबर आ जाएगा, या dW बराबर आ गया PdV, जो कि कितना है बेटा, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, या W बराबर हम निकाल सकते हैं, कहां से कहां तक बेटा, कहां से कहां तक हम जा रहे हैं, V2 से जा रहे हैं V1 तक, ठीक है, V2 से V1 तक जा रहे हैं, और क्या है ये, PdV, ठीक है। तो इस तरह निकाल सकते हैं, अगर इसका मान बदल दे, उलट दे, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो एक बार धनात्मक काम हो रहा है, एक बार ऋणात्मक काम हो रहा है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था, आपको बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आया था ना बेटा, यहां तक ये चीजें समझ में आई थी आपको, जो भी बताया मैंने, ये क्लियर है ना, जल्दी बताओ, ठीक है, चलिए, हो गया बेटा, समझ में आया सबको ना, यहां तक बच्चे आए नहीं क्या अभी तक, चलो चलो ठीक है, अच्छी बात। नेक्स्ट यहां पर दिखा देता हूं, कुछ ग्राफ दिखा देता हूं V1 और V2 के बीच में। तो पहला ग्राफ है बेटा, जब आयतन नियत हो, अगर आयतन में परिवर्तन ही ना हो तो तब ग्राफ कैसा होगा। तो अगर आयतन में परिवर्तन ना हो, ठीक है, आयतन में परिवर्तन ना हो, मतलब जैसा था वैसा ही था, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, तो देखो W बराबर जो हम लिखते हैं, W बराबर जो हम लिखते हैं कार्य, ये W जो लिखा है AB, इसको W मानो सिर्फ, ठीक है, W बराबर 0। तो यहां पर इसका मतलब आयतन देखो, आयतन परिवर्तन नहीं हो रहा है, आयतन देखो बढ़ा रहे हैं तो आयतन नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर अंतिम और प्रारंभिक, मतलब आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा, दाब में परिवर्तन हो रहा है, दाब परिवर्तन हो रहा है, आयतन परिवर्तन नहीं हो रहा है, आयतन परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अगर PdV की बात करें, dV बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ये तो परिवर्तन नहीं हुआ, तो W बराबर क्या होगा, 0, मतलब आयतन में परिवर्तन ही नहीं होगा तो किया गया कार्य भी 0 होगा। तो चाहे P को इधर लो या P को नीचे ले लो, तो इसका ग्राफ इस तरह हो जाएगा, तो वही चीज दिखाया गया है, ठीक है, सेम चीज दिखाया गया, ठीक है, दोनों ग्राफ सेम है। एक बार V को X की दिशा में लिया है, एक बार V को Y की दिशा में लिया है, बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्राफ की अगर बात करें बेटा, अगले ग्राफ की बात करें, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, आगे चलते हैं, है ना। चलिए, हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्राफ, इस ग्राफ की बात करते हैं, यह ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में देखें, जब आयतन में वृद्धि हो रही, मतलब आयतन बढ़ रहा है, मतलब आयतन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब डेल्टा V की बात करें तो ये क्या है, धनात्मक हो रहा है,
धनात्मक मतलब बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है मतलब आयतन देखो, देखो आयतन की अक्ष पे देखो तो पहले आयतन ए पर था, कुछ और था, मान लो यहां पर आयतन V1 था, यहां पर आयतन इसका हो गया V2, है ना। तो V1 और V2 की बात करें मतलब V2 का मान बड़ा हो रहा है, किससे? V1 से। V1 से ज्यादा है V2 का मान, V2 का मान देखो कुछ ज्यादा है, मतलब ये V1 है और यहां पर क्या है? V2 है। तो आयतन बढ़ रहा है। दाब देखो तो दाब नहीं परिवर्तित हो रहा है, दाब वही है, जितना था दाब उतना, ये एक सीधी रेखा मिल रही है। तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये क्या देगा? ये किया गया कार्य बताता है। जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है, P और V के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है बेटा, ये आयतन और दाब के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है बेटा, ये क्या बताता है? ये बताता है कार्य, किया गया कार्य A से B तक। A से B तक जा रहे हैं तो A से B तक में कितना काम हुआ ये बता रहा है, ठीक है, A से B तक में। या इसी को आप लिख सकते हैं, यहां पर डेल्टा, यहां पर लिखा है WAB, A से B तक किया गया कार्य 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? धनात्मक कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि आयतन में वृद्धि हो रही है। जो चेंज इन वॉल्यूम है, जिसको हम लिखते हैं W बराबर, जब हम लिखते हैं, या DW बराबर हम लिखते हैं PdV, या इसी को आप चाहो तो डेल W बराबर लिख सकते हो P डेल्टा V, जो भी आपको सूत्र पसंद होती है। ये वाला सूत्र आप ज्यादा यूज करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि जब डेल्टा V का मान धनात्मक होगा तो कार्य भी धनात्मक होगा, ठीक है, कार्य भी धनात्मक होगा। दूसरा वाला बताया जा रहा है कि A से B, प्रारंभिक से अंतिम, अगर देखो तो प्रेशर का मान कम, यहां पर दिखाया गया है कि दाब घट रहा है। दाब घट रहा है, क्यों दाब घटेगा बेटा? जब आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा। मान लो कि एक छोटा सा एक डिब्बा था, छोटा सा एक डिब्बा है जिसके अंदर कोई सामान भरा है, ठूस ठूस के भरा है, ठीक है। अब इसी सामान को, जो इसके अंदर सामान भरा है, इसका आयतन मान लो कहे पहले था V1, अब इसको एक बड़े डिब्बे में डाल दिया, बड़े डिब्बे में इसी सामान को उठा के इसमें डाल दिया, तो यही सामान इसमें डाल दिया, तो इसमें इसका आयतन V2 है। तो यहां पर देखो तो इसमें ठूस ठूस के भरा था और इसमें काफी जगह है, मतलब दूर दूर तक फैल सकता है। वही सामान नहीं बढ़ा रहे हैं, जितना सामान इसमें था ये सामान इसमें डाल दिए बस। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जगह ज्यादा है, ज्यादा घूम सकते हैं। तो क्या हुआ? इसमें दबा हुआ था, इसमें आराम से फैले हुए हैं। तो इसका आयतन जब बढ़ा दिए तो आयतन बढ़ने से क्या हो रहा है? द्रव्यमान में कमी आती है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जब आयतन में V का मान बढ़ेगा तो P का मान घटेगा। यही सूत्र होता है किसका बेटा? यही सूत्र होता है, आपने पढ़ा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और इसके आपने देखा था कि PV बराबर नियतांक। किसका सूत्र होता है, किसका नियम होता है? बताओ जल्दी से, किसका नियम होता है? ये नियम आपने पढ़ रखा है। बॉयल का नियम होता है या चार्ल्स का नियम होता है? बॉयल का नियम होता है या चार्ल्स का नियम होता है बेटा? बॉयल का नियम होता है या चार्ल्स का नियम होता है? जल्दी बताओ। V बढ़ाते हैं तो ये घटता है, या P बढ़ाते हैं तो V घटेगा? बताओ क्या, किसका नियम था ये? P और V में संबंध। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे किसका नियम था? नियम पूछ रहे हैं बेटा, जल्दी बताओ बेटा। अमर बेटा आ रहा है, कमेंट आ रहा है आपका, ठीक है, दिख रहा है मुझे, ठीक है। अरे जो पूछ रहा हूं ये तो बता बेटा। ठीक है, अरे पूछ रहा हूं बेटा, तू बता रहा है कि सब क्लियर है। अरे मैं पूछ रहा हूं किसका है, किसका नियम है ये? बॉयल का नियम होता है या चार्ल्स का नियम होता है? चलो कोई बात नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, ठीक है। चलो, तो ये भी जो भी नियम है आपको पता है, ठीक है, आपको पता है ना। चलो, तो ये आपको मैंने बता रखा है यहां पर कि देखो, जब आयतन बढ़ा रहे हैं, V1 से V2 हो गया जब आयतन, इसका मतलब जब आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर, जो दाब है वो कम हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है आपको। प्रारंभिक जो दाब था, इसमें दाब में कमी आई। देखो दाब यहां से यहां आ गया, मतलब कम हुआ, दाब में कमी हुई प्रेशर आयतन बढ़ने से, ठीक है। छोटी छोटी चीजें समझ में आ रहे ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने तो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? चलो नेक्स्ट। कोई बात नहीं बेटा, कमेंट नहीं कर पा रहे नो, कोई बात नहीं, मैं समझाते चलूंगा एक तरफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें, हाँ, इसको अगर देखो तो ये वाला जो है, इसमें क्या है? जब आयतन में हो रही है कमी,
जब आयतन में कमी हो रही तो क्या हो रहा है, आयतन में देखो कमी हो रही है, मतलब ए से बी उल्टा आ रहा है। देखो आयतन पहले यहां था V1 कुछ और था, V2 कुछ और हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, यहां से घट रहा है, मतलब V1 जो है अगर देखो तो V1 बड़ा है, V2 छोटा है, तो बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है, आयतन में कमी। क्या दिखा रहा है ये, आयतन में कमी। तो आयतन में कमी होगा तो दाब क्या है, बढ़ रहा है। देखो दाब यहां पर कुछ और था इस सामने, अब इस सामने दाब कुछ और है, तो मतलब दाब में क्या हो रही है, वृद्धि, आयतन में क्या हो रहा है, कमी। कब, जब आयतन कम हो रहा है तो दाब में वृद्धि होती है, ठीक है, ये लिख लेना अपने से, V कम हो रहा है मतलब P बढ़ रहा है, आप लिख सकते हैं दाब बढ़ रहा है, ठीक है, दाब बढ़ रहा है। दूसरा है, अब इसमें देखो दाब अगर आयतन कम हो रहा है तो जो dW बराबर हमने सूत्र लिखा है PdV, इसमें dV क्या है, ऋणात्मक हो रही है, dV अगर ऋणात्मक हो गई तो जो किया गया कार्य dW है यह भी क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा बेटा। तो कार्य इसीलिए अगर 0 से कम होगा, 0 से कम मतलब घट रहा है तो ऋणात्मक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा बेटा, ठीक है, यह ऋणात्मक कार्य को बताता है, ठीक है। यहां पर देखो प्रारंभिक से अंतिम है, यहां पर प्रेशर को अब क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, यहां पर आप कहेंगे कि यहां पर सर सीधी लाइन है, यहां पर उल्टी लाइन है, सेम चीज दिखा रहा है, ठीक है, तो यहां पर इसलिए बेटा, ठीक है, यहां पर इसलिए देखो ध्यान से सुन लो, मैं साफ साफ बता रहा हूं आपको, कोई बात नहीं, कमेंट नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो सब समझाते हुए चलूंगा आराम से। यहां से जब उल्टा आ रहे हैं हम तो इसमें एकदम सीधी लाइन बनी है, कब, प्रेशर को नियत रखा गया है, यहां पर प्रेशर जो है नियत है, प्रेशर नहीं बदल रहा है, ठीक है। यहां पर दिखाया गया था, देखो जैसे एक डिब्बा है, इसका अगर इसका आयतन अगर V1 है और इसमें जो भी सामान है उसको दूसरे में भरना है और प्रेशर नहीं चेंज करना है, इसमें प्रेशर P है, तो अगर बड़ा डिब्बा ले रहे हैं, कोई बड़ा डिब्बा ले रहे हैं तो कुछ ऐसा सामान, इतना सामान भर दो कि जितना प्रेशर यहां था उतना ही प्रेशर हो, बस आयतन बढ़ जाए, V2 हो जाए, आयतन बढ़ गया, प्रेशर जितना था यहां पर उतना ही है, ठीक है, तो प्रेशर को मेंटेन रखा गया है, ठीक है। प्रेशर जब नियत होगा तो जो किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर करेगा बेटा, डेल्टा V पर, तो डेल्टा V पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, यही है, ठीक है। P कांस्टेंट है तो V कैसे बढ़ेगा बेटा, कमरा बड़ा कर दिया, ठीक है, कमरा बड़ा कर दिया, चैम्बर बड़ा कर दिया, जो जगह थी वो बड़ा कर दिया, प्रेशर मेंटेन है, ठीक है। चलो, नहीं समझ में आया कैसे, साइकिल में हवा भरवाए हो कभी, साइकिल में हवा भरवाए हो, साइकिल में और मोटरसाइकिल की, दो पहियों की बात करो, मोटरसाइकिल के पहिया मोटी, साइकिल की पहिया पतली। अब मान लो इसमें कितना द्रव्यमान कितना भरवाना है, मान लो कि मैं जितना साइकिल में प्रेशर भरवा रहा हूं, जितना दाब प्रेशर इसके अंदर है, इसके हवा है मान लो 28, तो मैं चाहूं तो इसमें फुल हवा ना करवाऊं, सिर्फ 28 करवा दूं, तो मैं देख पा रहा हूं इसमें आयतन इसका ज्यादा है, इसका V1 अगर आयतन है, इसका V2 अगर आयतन है, तो हम देख रहे हैं V1 इज ग्रेटर देन V2, लेकिन P बराबर दोनों का नियत है, इसमें भी 28 इसमें भी 28, दाब दोनों बराबर है, जबकि आयतन दोनों का अलग अलग है, तो इसमें सामान कम रखो, इसमें सामान ज्यादा भर दो, इसमें सामान कम भर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। तो आयतन भले अलग अलग हो जाए, प्रेशर बराबर रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, तो यहां पर आंतरिक ऊर्जा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको देखते हैं समझ लेंगे, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अच्छा इंटरनल होगा, आई से स्टार्ट होता है, इंटरनल एनर्जी बेटा, इंटरनल एनर्जी को यू से निरूपित करते हैं, ध्यान देना यू से, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा को। यहां पर इंटरनल एनर्जी पे आने से पहले मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा एक पॉइंट, एक चीज, क्या पढ़ाऊंगा बेटा, आपको एक चीज बताऊंगा, जूल का नियम क्या होता है। जूल ने बताया एक चीज, बहुत ही कमाल की चीज बताई उन्होंने। जूल ने कहा कि अगर किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे, किसी वस्तु को जो ऊष्मा दी जाती है बेटा, किसी वस्तु को जो ऊष्मा दी जाती है, ये ऊष्मा उस वस्तु पर किए गए कार्य, या इसको उल्टा थोड़ा सा लिखो, अगर किसी वस्तु पर कोई कार्य किया, किसी निकाय पर, वस्तु नहीं किसी निकाय पर, ऊष्मा गतिकी में हम निकाय की बात करते, तो किसी निकाय पर अगर W कार्य किया जाता है, निकाय पर, देखो मैंने कल बताया था दो तरह का काम होते हैं, या निकाय पर काम करो या निकाय द्वारा काम किया गया, तो निकाय पर अगर W काम किए और उससे अगर उसके ऊष्मा में क्यों वृद्धि हो गई,
तो इसके बीच में एक संबंध होता है W बराबर JQ। ये J जो होता है ये जूल का नियतांक है। ये क्या है? जूल का नियतांक होता है। और जूल का नियतांक या इसका एक और मानते हैं, इसका और एक और नाम देते हैं बेटा, ठीक है। जो जूल का नियतांक है इसका एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं यांत्रिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं बेटा? जूल के नियतांक को एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं यांत्रिक तुल्यांक। जैसे जल तुल्यांक आपको बताया था ना, जल तुल्यांक आपको बताया था ना बेटा कि जितना टेम्परेचर एक वस्तु का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है किसी का, तो स्पेसिफिक हीट, उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा थी, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड उस पदार्थ की 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा बढ़ाने के लिए जितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा देने पड़ते हैं, और उतनी ही ऊष्मा जो जल में लगा रहे हैं, तो उस जल की मात्रा उसके जल तुल्यांक के बराबर होती है, तो उसको जल तुल्यांक बोलते हैं, ठीक है। तो जूल का जो नियम है, जूल का नियतांक है बेटा, जूल का नियतांक को क्या बोलते हैं? यांत्रिक तुल्यता। यांत्रिक तुल्यता बोलते हैं। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कैलोरी। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कैलोरी, क्योंकि जे बराबर अगर आप निकालोगे तो जे बराबर हो जाता है W बटा Q। W क्या होता है बेटा? W होता है जूल, W मतलब वर्क जो होता है जूल में, Q मतलब होता है ऊष्मा किसमें? कैलोरी में, ठीक है। तो जूल प्रति कैलोरी इसका मात्रक होता है, ये याद रखना। जूल का ये नियम है, जूल का तापीय नियम, जूल का हीटिंग लॉ है, ठीक है। ये छोटा सा बस एक लाइन का नियम है, इतना ही है, ठीक है, कि जो किया गया कार्य है वो ऊष्मा के रूप में प्रतीत होता है उस वस्तु की या उस निकाय की, ठीक है। उस निकाय की, निकाय बोलना ज्यादा सही रहेगा इसमें, इस जगह पर, ओके। चलो अब आगे आप आते हैं ऊष्मा के बाद में आते हैं ऊर्जा पर, आंतरिक ऊर्जा पे आते हैं बेटा। तो अगर आंतरिक ऊर्जा की बात करें, इंटरनल एनर्जी की हम बात करें, दोनों एक ही होते हैं बेटा, अनुक्रमानुपाती समानुपाती दोनों एक ही हैं। वैसे अगर आप गणित में जाओगे तो दोनों बदल जाते हैं, x अनुपात y लिखा है और x ये समानुपाती y लिखा है। लेकिन जब फिजिक्स में लिखते हैं x अनुक्रमानुपाती y, तो ये x अनुक्रमानुपाती y बोलो या समानुपाती y बोलो एक ही चीज है। लेकिन यहां पर गणित में ये दोनों अलग अलग होते हैं। चार चिन्ह मतलब क्या होते हैं? समानुपात का और ये अनुक्रमानुपात का, ठीक है। जो भी होता है आप देख सकते हैं, पढ़े हैं, कक्षा 6 में ये पढ़ाया जाता है। आंतरिक ऊर्जा हो गया। चलो अब आंतरिक ऊर्जा किसी वस्तु की बढ़ानी है तो पहले वस्तु के पास जाओ, उस निकाय के पास जाओ। निकाय या वस्तु की बात करते हैं, किसी निकाय या वस्तु की अगर हमें ऊर्जा बढ़ानी है आंतरिक, तो सबसे पहले हमें दिमाग में आना चाहिए कि जो निकाय या वस्तु है वो किससे मिलकर बनी है? वो कुछ ना कुछ अणुओं से, कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। कुछ ना कुछ कणों से मिलकर, कोई भी चीज हो किसी न किसी कण से मिलकर बनी होगी। तो मतलब इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाना मतलब इन अणुओं की ऊर्जा बढ़ाना। आंतरिक ऊर्जा मतलब जो अंदर है इसके, उसकी ऊर्जा बढ़ा देना, ठीक है। अब ये जो अंदर अणु कण होते हैं ये हरदम गति कर रहे होते हैं, हरदम ये गति में होते हैं, ठीक है। या तो वाइब्रेशन कर रहे होंगे, या तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर गैस है तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पानी के है तो भी गति करते हैं, ठोस है तो वाइब्रेट करते हैं एक जगह पर। मतलब इनके पास कुल मिला के स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो स्थितिज ऊर्जा होती है इनके पास, स्थिति के अनुसार इनके स्थितिज ऊर्जा, प्लस ये गति के कारण इनके क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो दो तरह की ऊर्जाएं होती है इनके पास, ठीक है। दो तरह की ऊर्जाएं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं। अब ये ऊर्जाओं को हमें बढ़ाना है। तो अगर देखो, जैसे हम बात करते हैं, एक उबलते हुए पानी की बात करो, ठीक है। उबलते हुए पानी की बात करें अगर हम, ठीक है, अगर उबलते हुए पानी की बात करें, स्टोव के नीचे रख दिया, इसमें पानी है। अब ये पानी क्या करेगा? जो नीचे इसके कण है पानी के, जो यहां टच होंगे, ये क्योंकि तली गर्म हो गई है तो ये क्या करें? इनका बंध टूटेगा और ये फटाफट से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, भाग गए बाहर, वाष्प बन गए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ा रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इसको ऊष्मा। हम क्या दे रहे हैं? ऊष्मा। लेकिन इसका क्या बढ़ रहा है? तापमान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा? तापमान। समझ में आ रही है बात? देने से ऊष्मा बढ़ रहा है, तापमान। आपको ये दिखाया था कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, ये याद करो, पिछले अध्याय में पढ़ाया गया था, ठीक है।
तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो ऊष्मा है उसको देने से तापमान बढ़ रहा है, और यहां पर देख रहे हैं कि इसकी अवस्था भी परिवर्तित कर दे रहा है। इतनी ज्यादा ऊष्मा दे दी हमने कि इसकी अवस्था परिवर्तन हो गया, यह द्रव से वाष्प बन गया। अगर लोहा वगैरह होता है तो वो गर्म हो जाता है, उसमें प्रसार स्टार्ट हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हमने देख ली हैं कि ज्यादा ऊष्मा दे दी तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और ये फटाफट से चलती रहती है। ठीक है, फटाफट इस तरह से ऊर्जाएं एक दूसरे से स्थानांतरित होती रहती है। क्या पूछ रहे बेटा? यांत्रिक ऊर्जा कहाँ गई? यांत्रिक ऊर्जा कहाँ गई बेटा? यांत्रिक ऊर्जा की मैंने बात ही नहीं की अभी। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा है, यांत्रिक नहीं, आंतरिक ऊर्जा बेटा। ठीक है, अब देखो ये आंतरिक ऊर्जा या तो दो तरह से बढ़ सकती है, या तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ा दे, या तो गतिज ऊर्जा बढ़ा दूं मैं, या तो दोनों बढ़ा दूं। तो अगर वाष्प बन गया तो देखो गतिज ऊर्जा बढ़ गई, उड़ने लगा वो, लेकिन उड़ने लगा उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी खुद की है। तो स्थिति के अनुसार स्थितिज ऊर्जा, गति की वजह से गतिज ऊर्जा, दो चीज है। ठीक है, तो दोनों चीज हम बढ़ा सकते हैं। तो आओ देखते हैं कैसे। एक चीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऊष्मा बेटा, ऊष्मा तथा एक और चीज होती है, ऊष्मा और एक और चीज होती है बेटा, कार्य। यह निकाय की अवस्था पर निर्भर नहीं करते, ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो, नोट। ऊष्मा तथा कार्य निकाय के या निकाय की अवस्था पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, ये निकाय की अवस्था से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कि निकाय कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाय की अवस्था की बात करें, थर्मोडायनेमिक स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं ऊष्मा गतिक अवस्था की। ऊष्मा गतिक अवस्था की बात कर रहे हैं तो ऊष्मा गतिक अवस्था में दो चीजें होती है, तीन चीजें, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, तो इन अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, इस पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, मतलब वो कौन से अवस्था में है इस पर निर्भर। हमने आपको परिभाषा बताया था ना, ऊष्मा गतिक निकाय की परिभाषा आपको बताई थी, निकाय क्या होता है। तो निकाय की अगर परिभाषा याद है तो हमने आपको यह भी बताया था कि तीन चीजों पर ही निर्भर करते हैं, है ना। तो इसी की बात कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो पॉइंट है बेटा, इसको नोट रखना, एकदम याद रखना कि इस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो अब करेंगे किस पे? तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही ऊर्जा देते हैं उसके तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर एक रॉड है, एक छड़ है, और इसको हम ऊष्मा दें, यहां से क्यों ऊष्मा देते हैं, तो हमने देखा था कि इसका तापमान बदल रहा है, तापमान में परिवर्तन आ रहा है। अगर मैं छोटी सी ऊष्मा डेल्टा की उसको दे रहा था तो इसमें तापमान में परिवर्तन हो रहा था। तभी हमने सूत्र एक देखा था कि डेल्टा टी जो होता है, यहां से आपको दिखाया था, आपको जो इसमें प्रसार हो रहा था बेटा, प्रसार किस पर निर्भर कर रहा था? प्रसार में हमने दिखाया था आपको, ऊष्मा के साथ दिखाया था आपको कि ऊष्मा के साथ कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, तो ऊष्मा के साथ डेल्टा क्यू बराबर आपको दिखाया था एम एस डेल्टा टी होता है। ये सूत्र आपको याद है। ठीक है, अगर m द्रव्यमान का है और इसकी स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा s है, तो q ऊष्मा देने पर डेल्टा q ऊष्मा देने पर तापमान में डेल्टा t परिवर्तन आता है। ये दिखाया था। तो ये जब दिखाया था तो हमने आपको दिखाया कि परिवर्तन किस में हो रहा है, ये अवस्था पर निर्भर नहीं करती। ये ऊष्मा मैं चाहूं तो लोहे के दूं, ठोस को दूं, द्रव को दूं, गैस को दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क ये पड़ेगा कि टेम्परेचर, जो तापमान होगा बेटा, ये चेंज दिखेगा आपको। ठीक है, तापमान में परिवर्तन दिखेगा। तो फटाफट से अब आते हैं। अर्थात हमने देखा कि आंतरिक ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं U, इसको अगर बढ़ानी है, किसी वस्तु की बढ़ानी है, तो हम किस पर निर्भर करेगा? ये तापमान पे। अर्थात देखा गया कि अगर किसी वस्तु को देखा गया बेटा कि अगर डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा बढ़ानी है, मान लो कि डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा बढ़ानी है, तो देखा गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के। अगर तापमान बढ़ रहा है तो देखा गया कि उसकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी उसके प्रोपोर्शनल में बढ़ती हुई दिखे। मतलब ये किस पर निर्भर करती है बेटा? तापमान पर। निकाय के तापमान पर निर्भर करता है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। ठीक है, निकाय के तापमान पर निर्भर करेगा कि उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। ठीक है,
तो यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर आ जाता है सी वी। यहां पर सी वी और डेल्टा टी लिखूंगा बेटा। यहां पर सी वी क्या है, ध्यान देना, ये जो सी वी लिखा है, सी वी यहां सी वी क्या है, सी वी है बेटा, याद करो, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है यह। ठीक है, नियत आयतन पर आयतन जो है V नियत है। ठीक है, C के नीचे V लिखा है तो मोलर है, क्योंकि Cp माइनस Cv बराबर R आपको सिद्ध कराया था बेटा। ठीक है, Cp माइनस Cv बराबर R आपको सिद्ध कराया गया था, जो कि मेयर का सूत्र था। याद करो, Cp माइनस Cv बराबर R, ये आपको बताया था ना, मेयर का सूत्र। तो यही चीज फिर से पढ़ाऊंगा मैं एक बार अभी, और कल आएगा, कल मैं यही पढ़ाऊंगा आपको, Cp माइनस Cv बराबर R कैसे आता है आदर्श गैस के लिए। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको क्या पढ़ना है, आपको अभी ये समझना है, बस इतना ही था। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा का ये सूत्र है, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, हो गया सबका, हो गया बेटा। ठीक है बेटा, चलो, ठीक है, चलो। सो अब यहां पर हमें क्या सीखना है, यहां पर तो ये चीज हो चुकी, अब क्या सीखना है बेटा, आंतरिक ऊर्जा तो हमने सीख ली, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट बेटा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कई जगह आप देखेंगे तो इस तरह से स्टार्ट किया गया है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, वो सब बेकार बातें हैं। इंपॉर्टेंट नियम क्या है ये मैं बताता हूं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट नियम क्या है, नियम की परिभाषा क्या है ये सीखते हैं। तो नियम क्या है बेटा, नियम ये कहता है कि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा, इसमें साफ साफ लिख देता हूं मैं, दी गई ऊष्मा, एक इसकी परिभाषा मैं बाद में दिखा दूंगा, अभी इसका निचोड़ क्या है मैं बता देता हूं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा मैं मान लेता हूं कितना, डेल्टा क्यू, छोटी थोड़ी ऊष्मा दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो निकाय को दी गई ऊष्मा, ठीक है, निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय पर किए गए कार्य, देखो निकाय द्वारा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि निकाय को ऊष्मा दूंगा तो कार्य करना पड़ेगा देने के लिए। तो निकाय पर किए गए कार्य तथा निकाय के किए गए कार्य को मैं लिख देता हूं, क्या होता है, कार्य जो है यहां पर कितना होगा, छोटी ऊष्मा दूंगा तो छोटा काम होगा। ठीक है, कार्य तथा निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। बराबर होती है। ठीक है, यही है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, अर्थात या निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के, या निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के जगह पर परिवर्तन लिखो तो ज्यादा सही शब्द है, क्योंकि जरूरी है कि बढ़े। ठीक है, घट भी सकती है। तो निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात मैं यहां पे लिखूं बेटा, तो अर्थात क्या आ जाएगा, अर्थात मैं बोल क्या रहा हूं कि जो ऊष्मा दे रहा हूं, देखो ऊष्मा में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा क्यू, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू, किया गया कार्य कितना है, डेल्टा डब्ल्यू। अर्थात हम लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो है बोला जा रहा है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। यही होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, रेखा बेटा
न्यू स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लेक्चर है आज का, ठीक है। कल वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, फिर ये लेक्चर देख लेना एक बार, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है, ताकि अगला लेक्चर जो तीसरा लेक्चर हो इसका समझ में आता रहे, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं वर्क पर डिपेंड नहीं करेगी बेटा, ठीक है। यहां पर देखो डेल्टा क्यू जो है अवस्था पर डिपेंड नहीं करेगी, यहां पर इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है वर्क से, ठीक है। लेकिन अभी हम वर्क से इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ऊष्मा की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। डेल्टा क्यू बराबर हम बोल रहे हैं कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, अर्थात यहां पर जो कुल ऊष्मा, जितनी ऊष्मा हमने दी, निकाय को दी गई ऊष्मा जो डेल्टा क्यू है, ये कह रहा है कि दो रूप में खर्च होती है। पहला तो निकाय को ऊष्मा देने में जो किया गया कार्य है डेल्टा डब्ल्यू, भाई कोई निकाय है उसको ऊष्मा दे रहे हैं, उसका ऊष्मा देने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो काम करने में खर्च होगा। उसके अलावा काम करने के अलावा जितनी बचेगी ऊष्मा जो दे रहे हैं, वो देने के बाद जो ऊष्मा देते हैं वो कहां जाती है, सीधे उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी वस्तु को ऊष्मा दिए तो वो ऊष्मा ऊपर 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 चिपकी रहे, ऐसा तो होगा नहीं भाई, अंदर ही तो जाएगी, जो अंदर के कण है वही तो ऊष्मा लेंगे, जिनसे मिलकर ये निकाय बना है, निकाय के पास ही तो ऊष्मा जाएगी। पहली बात तो जो डेल्टा क्यू था, ये जब ऊष्मा दे रहे तो कुछ काम करना पड़ा, तो कुछ काम में पूरी की पूरी ऊष्मा जो थी वो थोड़ा सा भाग उसका काम में खर्च होगा, बाकी का भाग खर्च हो रहा है किसमें, बाकी का भाग जितना इसको दिया गया, जितनी ऊष्मा दी गई, मतलब डेल्टा क्यू में से अगर डेल्टा डब्ल्यू निकाल दे, डेल्टा डब्ल्यू निकाल दे तो जो भी ऊष्मा बची है, जितनी भी है दिया, तो ये इसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर है, मतलब बराबर होगी डेल्टा यू के। यहीं से निकाल सकते हैं, इसका दूसरा सूत्र बन जाएगा, इसका दूसरा सूत्र, वही मैं बोल रहा हूं, दूसरा सूत्र इसका बन जाएगा, दूसरे रूप में, दूसरे शब्दों में इसको अलग रूप में लिखना चाहूं अगर मैं, तो इसका दूसरा सूत्र मैं बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। दूसरा सूत्र में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको माइनस कर देना है कि डेल्टा क्यू माइनस अगर डेल्टा डब्ल्यू कर दो तो ये बराबर है डेल्टा यू के। अर्थात इस सूत्र का क्या मतलब निकल रहा है, इस सूत्र का मतलब निकल रहा है कि जितनी ऊष्मा है उसमें से जो काम करने में लग गई उसको निकाल दो, तो पूरी की पूरी बची हुई ऊष्मा जो है किसके रूप में जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के रूप में जाएगी, वृद्धि करेगी सिर्फ, ठीक है। सिर्फ इन्हीं दो रूप में ऊष्मा खर्च होगी, अदरवाइज कहीं पर ऊष्मा खर्च नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो आंतरिक ऊर्जा में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा यू, डेल्टा यू के लिए अभी कुछ देर पहले ही हमने एक सूत्र देखा कि डेल्टा क्या था, डेल्टा टी बराबर था डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बेटा, ध्यान दो। अभी कुछ देर पहले देखा कि डेल्टा यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के, भले ही वो जो डेल्टा यू है वो टेम्परेचर के रूप में दिखे या डेल्टा यू बराबर दिखे आपको सी वी डेल्टा टी के रूप में दिखे, ये मान भी उठा के रख दो वहां पर, तो ये मान भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत बेटा, लिख सकते हैं ना फटाफट से, डेल्टा यू की जगह पर लिख के आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है कि वो तापमान के रूप में हो रहा हो, ठीक है। चलिए हो गया, यहां तक करेक्ट है सबका, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, बस इतना ही था बेटा, इसमें इतना ही था, इसके अलावा अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स से मैं समझाना है, वो फटाफट से देखते हैं क्या है पॉइंट्स। बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा मैं आपको बता देता हूं कि आपका कोर्स कब खत्म कर रहा हूं मैं। आपका कोर्स खत्म होगा 7 फरवरी को, 7 फरवरी को मैं लेके चल रहा हूं, हो सकता है कि मैं 30 जनवरी को ही खत्म कर दूं। मैं 7 दिन ज्यादा लेके एक्स्ट्रा बता रहा हूं। 7 दिन ज्यादा क्यों बता रहा हूं, 7 दिन ज्यादा बता रहा हूं कि ताकि कहीं कुछ क्लासेस अगर ना हो पाए या आगे पीछे हो जाए, तो कुल मिला के 7 फरवरी से पहले मतलब फरवरी के पहले हफ्ता में खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो हो गया, और इसके बाद 7 फरवरी के बाद से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। रिवीजन मतलब सभी पूरे बुक का एक तरफ से क्वेश्चन हल करेंगे, एक तरफ से क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। मेन क्वेश्चन जितने हैं सब हल किए जाएंगे, ना कि सिर्फ बोर्ड लेवल से भी ऊपर लेवल के, जो आपको बताया गया था कि इस कोर्स में, वीआईपी कोर्स में आपको अलग चीजें भी मिलने वाली हैं, तो वो सब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आपको कब, 7 फरवरी के बाद से। 7 फरवरी के बाद से जो भी क्लास होगी उसमें जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन, नीट के लेवल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी डिस्कशन के साथ, ठीक है। तो एकदम बेफिक्र रहो कि कुछ पढ़ाई ऐसी नहीं निकल जाएगी, सारी चीजें होंगी, ठीक है। चलो
ठीक है, चलो बेटा बता रहे हैं ना 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, 7 फरवरी से नए तरीके से फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एक तरफ से क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो भी थ्योरी लगेगी सब बता के क्वेश्चन हल करवाएंगे। ठीक है, चलो बाकी की सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये जो पढ़ाया गया है। नेक्स्ट यहां पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये आपके लिए बस स्क्रीनशॉट लेना है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम अगर आपको अपने अच्छे शब्दों में लिखना है तो वही लिखा है। यदि बाह्य वातावरण के विरुद्ध कार्य करने में समक्ष किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा निकाय के द्वारा किए गए बाह्य कार्य के योग के तुल्य होती है। बाह्य कार्य जो बाहरी कार्य, बाहर से कार्य किया जा रहा है, ऊष्मा देने के लिए बाहरी कार्य है, तो डेल्टा, यहां पर ये डेल्टा का साइन लिखा है, डेल्टा ही है। ठीक है, ये जो है ये डेल्टा का ही चिन्ह है, ये छोटा और छोटा है। देखो ये वाला डेल्टा ये बड़ा होता है, इससे भी छोटा होता है, इससे भी छोटा ये डेल्टा, मतलब और छोटा और छोटी ऊष्मा उसने दी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये वाला डेल्टा यूज करो, आपकी किताब में ये त्रिभुज वाला डेल्टा है। ठीक है, तो त्रिभुज वाला डेल्टा ही इस्तेमाल करना। ठीक है, चलो हो गया सबका। अब इसमें मैं पढ़ के समझा देता हूं आपको लिखा क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया, वही चीज जो मैं हिंदी में लिखा था, अपने राइटिंग में लिखा था। यह नियम प्रकृति के प्रत्येक प्रक्रम के लिए लागू होता है। प्रक्रम मतलब सभी तरीके, सभी जो प्रक्रम हम देखेंगे, प्रक्रम मतलब होता है बेटा जो हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। ठीक है, जिसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। प्रक्रम मतलब प्रोसेस, तो हम देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, और अच्छा हिंदी में क्या होता है, समतापी होता है, रुद्धोष्म होता है, समायतनिक होता है, समदाबिक होता है, इसके साथ साथ साइक्लिक होता है। साइक्लिक मतलब चक्रीय प्रक्रम। तो ये सारे प्रक्रम, 5 तरह के प्रक्रम जो है सब सीखेंगे, हम सब सीखेंगे। कल प्रक्रम की बारी है, कल से प्रक्रम स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा प्रदान करता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। कुल मिलाकर ये ज्यादातर बात कर रहा है आंतरिक ऊर्जा की। ठीक है, कि आवेश, ये जो ऊर्जा दी रहा है ये किस तरह से वस्तु के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, इसके बीच में ये संबंध बताता है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। देख सकते हो कि ऊर्जा जितनी दी गई वो पूरी की पूरी ऊर्जा इन दोनों रूप में है, मतलब पूरा का पूरा अगर ऊर्जा इस तरफ की ऊर्जा देखी जाए तो इस तरफ की ऊर्जा के बराबर है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षित है। डेल यू डी यू या डेल्टा डब्ल्यू को समान इकाइयों में व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, समान इकाई मतलब अगर एक को जूल में ले रहे हैं तो दूसरे को जूल में ही, मतलब एक तरह से हम बोल रहे हैं कि सबको एसआई यूनिट में ले रहे हैं तो सबको एसआई यूनिट में, एमकेएस यूनिट में ले रहे हैं तो एमकेएस यूनिट में, सीजीएस में ले रहे हैं तो सीजीएस में लेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो यह नियम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस के लिए सत्य है। तीनों अवस्थाओं पे लगा सकते हैं, चाहे ठोस को ऊष्मा दो तब भी उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, द्रव को देखें तब भी उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, गैस को देखेंगे तब भी उसके आंतरिक ऊर्जा में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, चलो यहां पर लास्ट है, डीयू निकाय की अवस्था का अभिलक्षण है। अभिलक्षण मतलब कि अभिलक्षण गुण होता है जो, उसकी बात कर रहे हैं कि डेल्टा यू निकाय की अवस्था किस तरह से परिवर्तित हो रही है आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन पर, अर्थात यह किसी भी प्रकार की आंतरिक ऊर्जा हो सकती है। मतलब कोई भी आंतरिक ऊर्जा हो सकती है किसी में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में दिखे आपको, हो सकता है ये आपको गतिज ऊर्जा में रूप में दिखे, जो कणों की गतिज ऊर्जा है उस तरह से आंतरिक ऊर्जा में दिखे, या हो सकता है कि दोनों सम्मिलित दिखे। ठीक है, तो इस तरह की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ये आंतरिक ऊर्जा जो है किस तरह की वृद्धि करेगा अपने अंदर, मतलब कणों का जिससे मिलकर वो निकाय बना है उसमें ये किस तरह की ऊर्जा दिखेगी ये नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कुल उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं बता रहा है कि ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा या दोनों में होगा, ये नहीं बता रहा है। सिर्फ ये बता रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अब चाहे वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो रहा हो, चाहे वो आंतरिक ऊर्जा के रूप स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो रहा हो। ठीक है, और यहां पर लिखा है स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में। तो कुल मिला के बंधन ऊर्जा भी होती है, बॉन्डिंग एनर्जी होती है। आप बॉन्ड वगैरह निकालते हैं ना, विपिन चौबीसा सर पढ़ाते होंगे केमिस्ट्री में, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी वगैरह आप पढ़ते हैं, वही चीज। ठीक है, चलिए हो गया यहां तक सबका। ठीक है, निकाय बेटा कल से पढ़ाया जा रहा है। निकाय अब तू पढ़ रहा है बेटा, कौन बच्चा ये निकाय पूछ रहा है बेटा? कल की क्लास लगा बेटा, कब से बोल रहे हैं निकाय। अब पूछ रहा है बेटा, मतलब समझ में नहीं आएगा तुझे अब कुछ? बच्चे कल की क्लास लगाओ।
निकाय नहीं समझ में आ रहा है तो तुमने केमिस्ट्री कैसे पढ़ ली? निकाय समझ में नहीं आया तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ ली? केमिस्ट्री में ये चैप्टर खत्म हो चुका है। केमिस्ट्री में आदर्श गैस समीकरण पढ़ाया जा चुका है, बिना निकाय के शब्द के कैसे पढ़ा सकते हैं वो? और मैं कल से निकाय निकाय कर रहा हूं, आज भी निकाय। ये जब लिखा था निकाय तब क्यों नहीं पूछा निकाय क्या है? इससे पहले भी निकाय निकाय की बात कर रहा था मैं, इससे पहले भी जब मैं पढ़ा रहा था निकाय की बात कर रहा था, ये निकाय की बात कर रहा था। हाँ, कहां रहते हो बच्चे? सो के उठते हो क्या तुम लोग? निकाय शब्द समझ में नहीं आ रहा है आपको? निकाय की परिभाषा आपको बताई जा चुकी बेटा, सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है निकाय, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चलते हैं बेटा। ओके बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल नहीं है, डी है ना, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो मैंने पहले ही दिन बताया है, डेल अगर आप लोग 11वीं में हैं और छोटे छोटे दो साल के बच्चे की तरह बिहेव करेंगे तो नहीं चल पाएगा। जब आपको साफ साफ बताया गया, गणित पढ़े हो कि नहीं, डेल्टा क्या और डेल का मान, डी क्या होता है, डेल क्या होता है, डेल क्या होता है, इनमें संबंध आज तक नहीं पता चला तुम्हें? ये क्या होते हैं? ये एक ही चीज तो होते हैं। ये सबसे छोटा होता है, ये थोड़ा सा बड़ा चीज होता है, ये और बड़ा होता है। जब बताया जा चुका है तो क्यों परेशान है बेटा? ठीक है, होते एक ही, सबका मतलब वही है, ठीक है। बस मात्रा की बात है कि मात्रा कितनी है, थोड़ी मात्रा है कि बहुत थोड़ी मात्रा की और बहुत थोड़ी मात्रा है, बस वही है। चलो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके कुछ अनुप्रयोग है बेटा, तो कुछ अनुप्रयोगों की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अनुप्रयोगों की बात कर लेते हैं। यहां पर अनुप्रयोग क्या है बेटा? अब अनुप्रयोग की अगर बात करूं तो जैसे विलगित निकाय की मैं बात करता हूं, मैं सबको नहीं बताऊंगा, आपके किताब में बहुत सारा दिया है, मैं सब नहीं, क्योंकि सभी अभी चीज पढ़ाया नहीं गया है, कुछ चक्रीय प्रक्रम वगैरह मैं पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। पहला, यहां पर मैं बात कर रहा हूं विलगित निकाय। अब विलगित निकाय जो होता है बेटा, मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी, विलगित निकाय क्या होता है? जिससे ना तो द्रव्य ना तो ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, मतलब फुल पैक, ठीक है। जैसे थर्मस का एग्जांपल दिया था, जो वातावरण के साथ जिसका संबंध खत्म कर चुके हैं, ठीक है, मतलब वातावरण के साथ वस्तु का संबंध नहीं है, उस निकाय का संबंध नहीं है, तो वो विलगित निकाय है। अर्थात मैं ये बता रहा हूं कि जो चेंज इन, अर्थात जो ऊर्जा परिवर्तन है, जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है वो क्या है? जीरो है। अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। विलगित निकाय का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? विलगित निकाय का मतलब क्या, सॉरी इसको डायरेक्ट मैं नहीं लिख सकता, मैं ये बोल रहा हूं कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, मतलब डेल्टा क्यू बराबर जीरो, ठीक है। ये है, आपको पता चलेगा। दूसरी बात यहां पर ये है, इसको मैं बड़ा सा लिख देता हूं। हाँ, दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूं कि जो निकाय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं विलगित निकाय, विलगित निकाय की जब हम बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, ना तो द्रव्य का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब पदार्थ का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, दूसरा ना तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता, ऊष्मा का स्थानांतरण भी नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो ऊष्मा मतलब डेल्टा क्यू बराबर जीरो हो गया। अब दूसरी चीज पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो पदार्थ का अगर स्थानांतरण हमें करना है बेटा, पदार्थ का अगर हमें स्थानांतरण करना है तो इसका मतलब अगर पदार्थ का स्थानांतरण करना है, लेकिन ये तो बोल रहा है नहीं करना है, ये तो कह रहा है करना ही नहीं है, तो पदार्थ का स्थानांतरण करेंगे तब काम करना है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि पदार्थ का स्थानांतरण करना ही नहीं है। विलगित निकाय का मतलब यही होता है कि ना तो ऊष्मा ना द्रव्य, किसी का भी स्थानांतरण नहीं है, मतलब द्रव्य का स्थानांतरण नहीं करेंगे तो कार्य क्या है? जीरो है। अर्थात परिभाषा अगर देखें, परिभाषा के अनुसार देखें तो हमें पता चल गया कि डेल्टा क्यू बराबर जो होता है ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसमें अगर मान रखें तो ये जीरो बराबर आ गया डेल्टा यू प्लस जीरो। अर्थात कि हम देखें तो डेल्टा यू बराबर जीरो, या यू बोल सकते हैं कि ये नियत है, जितना था उतना है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा नियत होती है किसकी? विलगित निकाय की। तो विलगित निकाय की परफेक्ट परिभाषा आपको बतानी है, तो ऐसा निकाय जिसकी आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलती वो विलगित निकाय कहला जाता है। अगर एक लाइन में आपको लिखना है बेटा, एक लाइन में आपको अगर इसको एकदम परफेक्ट तरीके से लिखना है कि विलगित निकाय क्या होता है,
तो आप बोल सकते हैं, सुनना मेरी बात, आप बोल सकते हैं वह निकाय जिसका आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नियत होता है विलगित निकाय कहलाता है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ना हो इस तरह के निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो। वह निकाय जिसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ना हो वो जीरो, उसको विलगित निकाय कहेंगे। साफ साफ लाइन है बस, क्योंकि इसकी परिभाषा जब मैंने परिभाषा याद करो इसीलिए लिखाई जाती है। विलगित निकाय किसे कहते हैं? मैंने पढ़ाया है आपको कि ना ऊष्मा ना द्रव्य, किसी का स्थानांतरण ना हो। थर्मस का एग्जांपल दिया था मैंने कि थर्मस के अंदर गर्म चाय रखी है तो चाय गर्म रहती है, ना तो ऊष्मा बाहर से अंदर आ रही है, ना तो अंदर से बाहर जा रही है, और ना तो चाय में कमी आ रही है, ना तो चाय बाहर अंदर जा रही है। तो इसका मतलब कि दोनों संरक्षित है, ना ऊष्मा ना द्रव्य, दोनों अपनी अपनी जगह फिक्स हैं, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात डेल्टा क्यू बराबर जीरो। और जब द्रव्य में परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य भी जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आगे चलूं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। दूसरा देखो, विलगित निकाय हमने सीख लिया। ठीक है, विलगित निकाय क्या है हमने सीख लिया। अब एक और चीज हमें सीखना है जो कि है चलो चक्रीय प्रक्रम में सिखा देता हूं, समय है तो मैं बता देता हूं। चक्रीय प्रक्रम, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस जो है बेटा ये क्या होता है? साइक्लिक जैसे पता है आपको, चक्रीय, चक्र क्या होता है? गोलाकार, मतलब एक जहां से स्टार्ट होता है वहीं से खत्म, इसको चक्र बोलते हैं। मतलब अगर कोई चीज ए जगह से स्टार्ट होके जाए और लौट कर ए पे ही आ जाए तो इसको कहेंगे एक चक्र कंप्लीट किया। क्या है ये? एक चक्र कंप्लीट। अगर जहां से चला वहीं पर घूम के आ गया, एक चक्र, है ना, यही कहेंगे। अर्थात कोई ऐसा प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, एक ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसको मैं अब सही से बना देता हूं आपके फिजिक्स में जैसा दिया है, आपके किताब में जैसा है, फिजिक्स की सिंपल भाषा में बताते हैं। चक्र समझ में आ गया ना? चक्र क्या होता है? मतलब एक पूरा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई प्रोसेस है, मान लो ए से बी पर जाता है, ए से बी पर इस रास्ते से कोई प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, मान लो ये पहला रास्ता है, ए से बी तक गया। अगर वो बी से ए तक लौट के फिर से चला आए, वो चीज, जो भी चीज हुई, जो भी घटना हुई, जो भी प्रोसेस हुआ है, अभी इसमें नाम नहीं ले रहा हूं कुछ, अगर वो फिर से घूम के चला आए, मतलब अगर ए से बी जाने पर कार्य किया गया पॉजिटिव, तो इतना ही कार्य बी से जब ए पे आएंगे तो कार्य किया जाएगा निगेटिव। मतलब कुल मिला के किया गया कार्य या कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या कुल देखा जाए तो क्या है? जीरो है। अर्थात आंतरिक ऊर्जा क्या है? नियत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो, जितना गया उतना ही लौट आया, तो कुल मिला के नियत ही तो है। इसका जो इस प्रक्रम में अगर देखें, जो चक्रीय प्रक्रम है, गया लौट आया, गया लौट आया, तो कुल मिला के नियत है। क्या चीज नियत है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नियत है। जितना काम यहां पर धनात्मक किया उतना ही ऋणात्मक किया, तो क्या हो गया? जीरो हो गया अपने आप। तो किया गया कार्य जीरो, तो कुल चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य जीरो अगर है, तो कार्य अगर जीरो है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नियत होगा। ठीक है, किया गया कार्य अगर जीरो है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नियत होगा। ठीक है, अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अगर नियत है, जिसको हम बोलते हैं जीरो, ठीक है, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब नियत है, जीरो है। अर्थात अब सूत्र देखो, अर्थात सूत्र से बात करें तो ये होता है डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर इसका मान हम जीरो रख दिए तो हमारे पास आ गया डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। ये होता है चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, ये चक्रीय प्रक्रम होता है, मतलब जितना काम किया वो पूरा का पूरा कार्य के रूप में हो गया और ये आपस में बदल रहे हैं। ऊष्मा जितनी दी कार्य में, कार्य जितना हुआ ऊष्मा में, तो ऊष्मा कार्य में, कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनमें परिवर्तन हो रहा है, ना कि आंतरिक ऊर्जा में। तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत? बेटा केमिस्ट्री में
क्या बोल रहा है ये बच्चा? यशराज, बेटा जो बच्चा इतना परेशान है ना वो कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में इस तरह से। बेटा कुछ चीजें खुद से किया करो, ठीक है। अब कहां पर क्या लिखा है मुझे नहीं पता है, यहां पर जो मैं लिख रहा हूं सही है, अपनी किताब खोल ले बेटा, देख ले सही है कि नहीं, मिला लिया कर बेटा, ठीक है। और फालतू के क्वेश्चन मुझसे मत किया करो इस तरह। क्या है ये क्या फालतू की चीजें पूछते हो आप? किताब आपके पास है, खोल के देखो ना सही लिखा है कि नहीं। केमिस्ट्री से मुझे मतलब नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पता है कि नहीं, ये सही है, पढ़ लो, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ये फालतू के दूसरे सब्जेक्ट की बात मत किया करो यहां पर, ठीक है। उन सब्जेक्ट जब अपने केमिस्ट्री वाले टीचर से पढ़ना तो उनसे पूछना, मुझे नहीं मतलब है ना। मैं केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाता हूं कि मुझे पता होगा केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया। तो केमिस्ट्री जब आपने पढ़ा है तो केमिस्ट्री वाले सर से पूछो, ठीक है। नहीं तो किताब आपके पास रखिए, आप देख लो खोल के, ज्यादा दिक्कत है तो। नेक्स्ट, अब ऊष्मागतिकी का अनुप्रयोग में बेटा तीसरा एक और देखेंगे, लास्ट, ठीक है। लास्ट एक देखेंगे गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन, क्योंकि गुप्त ऊष्मा हमने पढ़ा रखी है तो गुप्त की बात कर लेते हैं, ठीक है। गुप्त ऊष्मा में देखते हैं किस तरह। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है? लेटेंट हीट होता है, जिसको हम एल से निरूपित करते हैं। गुप्त ऊष्मा होती क्या है? गुप्त ऊष्मा की परिभाषा कोई बच्चा बताएगा? थोड़ा सा कम समझ में आया, क्या चीज कम समझ में आया बेटा? देखो छोटी सी बात है, चक्रीय प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो जीरो होता है, क्योंकि जितना परिवर्तन हुआ आधे चक्र में ए से बी तक जाने में जितना परिवर्तन हुआ धनात्मक, उतना ही ऋणात्मक हो गया जितना हुआ था। देखो आंतरिक जब बात कर रहे हैं, जब आंतरिक की बात करते हैं तो जितना यहां पर परिवर्तन हुआ जाने में डेल्टा यू में जो धनात्मक परिवर्तन हुआ, यहां से जब ए से बी पे आया धनात्मक हुआ, बी से ए पे गए तो उतना ही ऋणात्मक हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया? जीरो। तो डेल्टा यू बराबर कितना था? जीरो, मतलब नियत है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा नहीं बदल रही है वस्तु की, सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा और कार्य हो रहा है। जितनी ऊष्मा दी रही है वो कार्य में बदल रहा है, और कार्य में जो ऊष्मा निकल रही है और कार्य जब किया जा रहा है तो जितनी ऊष्मा निकल रही है वो बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, यही चीज बताया गया था, ठीक है। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि गुप्त ऊष्मा क्या है, कोई एक बच्चा मुझे बताए जल्दी से। मैंने पढ़ा रखा है गुप्त ऊष्मा क्या होती है और क्वेश्चन भी करवाया था लेटेंट हीट पर। गुप्त ऊष्मा क्या है बेटा? गुप्त ऊष्मा क्या है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट की तरह समझ लो बेटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। नहीं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा नहीं होती बेटा, वो विशिष्ट ऊष्मा होती है। गलत बोल रहे हो, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, बिल्कुल अवस्था में परिवर्तन। जब कोई वस्तु ठोस है, अगर कोई वस्तु ठोस है बेटा, ठोस है और ये द्रव में परिवर्तित हो रही है तो लेटेंट हीट की जरूरत होगी, या द्रव है ये गैस में परिवर्तित हो रही है तो लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा तापमान नहीं बढ़ाता। देखो जैसे आपने देखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ भी होता है, तो लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाने के लिए जो एल का मान होता है कितना था बेटा? 80 कैलोरी। याद करो, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगर 1 ग्राम अगर बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसको पिघलाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए सिर्फ और सिर्फ, और ये एल होता है, ठीक है। अर्थात जो ऊष्मा है क्यू, यही एल है। समझ में आ रही है बात? जो ये एल है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा है तो ऊष्मा ही ना, ये है तो ऊष्मा ही ना, क्यों बच्चे? ऊष्मा ही है ना, ऊष्मा की ही तो बात कर रहे हैं। तो एक तरह की गुप्त ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की, गुप्त मतलब छुपी हुई ऊष्मा, तो छुपी हुई ऊष्मा है, तो है तो ऊष्मा की, है तो ऊष्मा ही। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर हम देखें, जो गुप्त ऊष्मा है, अगर इसको देखें तो हम बोल रहे हैं कि जो एल है यही क्यू है, ठीक है। मतलब जो Q है वही L है, अगर अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। अगर मैं कोई वस्तु को ऊष्मा क्यों दूं और ये अगर सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु को ऊष्मा देने से उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि जो दी गई ऊष्मा है उस वस्तु के लिए लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा के बराबर होगी। अगर मैं किसी वस्तु को Q ऊष्मा देता हूं, ठीक है, मान लो कोई ठोस बर्फ थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है, और मैं इसको 80 कैलोरी ऊष्मा दे दूं, चलो 80 कैलोरी ऊष्मा दे देता हूं,
ठीक है, 1 ग्राम बर्फ थी। अब 80 कैलोरी देने पे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की पानी बन जाती है, ठीक है, पानी बन गई, ये बर्फ से पानी बन गया। इसका मतलब कि ये जो 80 कैलोरी क्यू बराबर ऊष्मा दी, ये 80 कैलोरी ऊष्मा ही तो लेटेंट हीट है, एल, पानी के लिए अवस्था परिवर्तन करने के लिए, तो इसी को तो हम एल लिखेंगे, अर्थात क्यू जो है यही बराबर एल होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो अब देखो हमारा काम हो गया, ठीक है, हमारा काम ये हो गया। बस एक चीज और यहां पर ध्यान देना है आपको कि जब अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन में एक चीज और बदलता है। जल्दी से बताओ कि क्या बदलेगा? पी, वी और टी में कोई एक चीज और बदलता है। टी का तो बदल नहीं रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से पानी बन गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ से, तो ये तो नियत हो गया। वी और पी में क्या बदलेगा? जल्दी से मुझे बताओ। जब अवस्था परिवर्तन होगा किसी भी चीज का तो पी और वी में क्या बदलेगा? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ कि पी और वी में क्या बदलेगा जब अवस्था परिवर्तन होगा वस्तु का या निकाय का। जल्दी से फटाफट बताओ, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। पी बदलेगा या वी बदलेगा? आंख मूंद के नहीं, सोच के देना जवाब, क्योंकि ये फिजिक्स है, साहित्य नहीं पढ़ रहे हो आप, दोहे की बात नहीं कर रहे हैं कि ये रहीम का दोहा है या कबीर का दोहा है। ऑप्शन जल्दी जल्दी बताए जा रहे हो, सोच के एकदम करेक्ट, यहां पर जो है वही है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, एकदम सोच समझ के आंसर करना, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन होगा। आपने देखा होगा कि अगर फ्रिज आपके यहां है, आपके पास अगर फ्रिज है, देखने को मौका मिला हो, तो अब फ्रिज में अगर आप एक बोतल पानी रखने जा रहे हो, मान लो ये एक बोतल आप पानी रखने गए और पानी यहीं तक है, यहां तक पानी है, मान लो एकदम बराबर भरा, या और ऊपर तक, मान लो ऊपर तक एकदम ढक्कन के फुल बराबर तक पानी भरा है इसमें। अब इसको रख दो ठंडा होने के लिए, तो देखोगे आप, तो ये जो बोतल होती है जब ठंडी पड़ जाती है, जब ये जब आप देखते हैं निकाल के, जब बर्फ बन चुका होता है, तो ये जगह पाने के लिए इसका जो नीचे वाला तल एकदम सीधा होता है, इसको अगर मोड़ सकती है, ये अगर इसको मोड़ सकती है तो इसको मोड़ करके पीछा कर दे, नीचे कर देती है, और ये एकदम टाइट हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, एकदम फूली हुई होती है। इसका मतलब कि जब द्रव से ठोस बनती है वस्तु, तो आयतन उसका बढ़ता है। क्या होता है? आयतन बढ़ता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अगर देखें तो आयतन में परिवर्तन होगा। कुल मिला के आयतन में परिवर्तन की बात कही जा रही है, आयतन में परिवर्तन होगा। तो मैं मान लेता हूं कि पहले अवस्था जब परिवर्तित नहीं था तो उसका आयतन V1 था, बाद में इसका आयतन V2 हो गया अवस्था परिवर्तन के बाद। अर्थात कि डेल्टा V की बात करें, डेल्टा V बराबर आ गया हमारे पास V2 माइनस V1 के, ठीक है, आयतन में परिवर्तन, ठीक है, आयतन में परिवर्तन हुआ। अब हम जानते हैं चूंकि W बराबर होता है या dW बराबर होता है, dW बराबर होता है बेटा P dV के, dV मतलब यही, इसी को dV लिख देते हैं, dV के, तो P dV के, तो यहां से आ जाएगा P और dV का मान कितना है बेटा? V2 माइनस V1 के, ठीक है। चलो अब सूत्र से, कौन सा सूत्र? जो सूत्र हमने लिखा था डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इसी सूत्र को हम चाहें तो लिख सकते हैं dQ बराबर du प्लस dW। सेम सूत्र है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी सूत्र को चाहें तो और एक सूत्र लिख सकते हैं, चलो ऊपर लिख देता हूं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो ये सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, मात्राएं बदल जाती है थोड़ी थोड़ी बस। इसमें जो dW का मात्रा है ये थोड़ा है, तो ये और थोड़ा है, और ये बहुत थोड़ा है, ठीक है। चलो अब यहां पर बात कर रहे हैं dQ की, तो dQ हमें पता है dQ बराबर du का du लिख दो, प्लस dW को क्या दिया गया है? dW बराबर P dV हो गया है, P dV। अब dQ जो था, क्योंकि Q L के बराबर है, तो dQ कितने के बराबर होगा? DL के बराबर होगा या L के बराबर होगा, तो इसको हम DL या L ही लिख सकते हैं। या एक सूत्र अभी आपको और दिखाया था, क्या दिखाया था हमने? सूत्र दिखाया था कि Q बराबर होता है, सूत्र आपको दिखाया था, Q बराबर होता है बेटा, Q बराबर होता है W प्लस डेल्टा U के, दिखाया था डेल्टा U के, तो इसको डेल्टा U मान लो या इसको Q मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें वही हैं। तो आप चाहो
तो इसको डेल्टा क्यू जो है ये किसके बराबर है, जो ऊष्मा में परिवर्तन ये लेटेंट हीट के बराबर थी, तो एल और बराबर कर दो डेल्टा यू डी यू या प्लस पी और डीवी का मान रख दो फटाफट से V2 माइनस V1। तो ये लेटेंट हीट बराबर आ गई। डेल्टा क्यू क्या है बेटा, ऊष्मा में परिवर्तन। अंशिका निगम बेटा क्लास में टाइम पे आया करो, है ना। जब क्लास स्टार्ट होती है तो क्यों इस तरह के फालतू के प्रश्न करते हो बाद में आके ना। जब आपको अगर आपको अभी डेल्टा क्यू समझ में नहीं आया, डेल्टा डी और डेल्टा इस डेल्टा में समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो फिर कैसे समझ में आएगा। क्लास तो खत्म हो गई ना, क्लास तो खत्म हो गई, फिर पूछने क्या मतलब। ये डेल्टा क्यू जो है बेटा, मैं बोल रहा हूं कि जो डेल्टा क्यू है यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जो डेल्टा क्यू था यही ऊष्मा देने पर या डी क्यू जो ऊष्मा दी वही एल के बराबर थी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के, तो उसको एल लिख दिया। ठीक है, अब सही है तो बस लिख दो। ओके, कहां रिपीट कर दे बताओ। मैं बोल रहा हूं कि गुप्त ऊष्मा क्या करती है बेटा, एक चीज याद रखो, गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पर दो चीजें बोल रहा हूं। ऊष्मा की जरूरत होगी ऊष्मा परिवर्तन के अवस्था परिवर्तन के लिए, जिसको एल बोलते हैं, एल बोलते हैं मतलब गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब अगर एल की बात करें तो वो ऊष्मा ही है, मतलब डेल्टा क्यू डी क्यू बराबर अगर मान ले एल है, मतलब अगर पानी है या बर्फ है, बर्फ को अगर हमें बनाना है, क्या बनाना है, पानी बनाना है, तो 0 डिग्री, देखो जब गुप्त ऊष्मा दी जाती है तो टेम्परेचर नहीं बदलता वस्तु का। ठीक है, अगर इसको बर्फ को पानी बना रहे हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही पानी बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही पानी बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ से। तो इसको मान लो मैंने दे दी डी क्यू ऊष्मा देने से इसका अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो जो अवस्था में परिवर्तन होने के लिए ऊष्मा होती है, ये ऊष्मा क्या कहलाएगी वास्तव में ये गुप्त ऊष्मा ही है। तो अर्थात ये एल के बराबर है तो एल के बराबर कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि जब ये परिवर्तन हुआ अवस्था में, तो अवस्था में परिवर्तन की वजह से आयतन में परिवर्तन होगा। मान लो पहले आयतन इसका V1 था, अब इसका आयतन V2 हो गया, तो V1 से V2 में परिवर्तन हुआ, तो आयतन में परिवर्तन dV बराबर हमने लिख लिया V2 माइनस V1। अब हम पता है कि dW बराबर किया गया कार्य आयतन परिवर्तन अवस्था परिवर्तन में जो किया गया कार्य है dW वो PdV के बराबर होता है। P V2 माइनस V उठा के रख दो इस सूत्र में, खत्म। और कोई दिक्कत किसी को कहीं पर? ठीक है, चलो नेक्स्ट, खत्म। ये आपका होमवर्क है नहीं तो इसको दोहरा लेना। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना बेटा, प्रैक्टिस करके आना, सारी चीजें पढ़ लेना, देख लेना, सारी चीजें समझ लेना, जो भी चीजें बताई गई हैं सही से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो डाउट नोट के साथ, और गुड नाइट।